नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। रीट के लिए हम देख रहे हैं नई जो यूनिट है सामाजिक विज्ञान में, उसमें कुछ टॉपिक जो है वो कि आरबीएससी बुक्स में दिए गए हैं, उनका एक्सप्लेन इस वीडियो में करेंगे। जैसे ये छठी इकाई जो आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी नई जुड़ी है, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। इसमें अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, ये कक्षा 6 में है। वायुदाप, पवने, चक्रवात, ये कक्षा 7 में है। सूर्य और चंद्रग्रहण, ये कक्षा 6 में है, ये कक्षा 7 में है हूबहू। तो हम इनको तो देख ही लेते हैं बेसिक रूप से। और इसी तरह से एक ये नई यूनिट और थी, बीमा और बैंकिंग, ये भी कक्षा 8 में है और ये कक्षा 7 में है, ये कक्षा 6 में है। तो इन दोनों यूनिट के वीडियोज़ हम देखेंगे, 2-3 वीडियोज़ में, 2-3 पार्ट में, आधे घंटा के वीडियोज़ हम देखेंगे। अगर आपने पूरा कक्षा 10 तक का, उसके अलावा और भी 11-12 तक की एनसीईआरटी से और आरबीएससी बुक से जियोग्राफी वाली यूनिट करना चाहते हैं तो ये प्ले लिस्ट में मैंने यहाँ लिंक दे दिया है। वहाँ रीड के मेरे वीडियोज़ है जियोग्राफी के, ग्लोब की पूरी डिटेल समझाई हुई है। यहाँ इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ये टॉपिक जो है ना, अक्षांश देशांतर के कक्षा 6, और ये कक्षा 6 वाला फ़िलहाल हम देख रहे हैं, और फिर कक्षा 7 के आगे देखेंगे। तो जो जो टॉपिक में है वो हम देख रहे हैं कि इन किताबों में क्या दे रखा है। आपने पढ़ लिया तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें। और आप देखिए कि क्या फ़र्क आपको लगता है, कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलती है क्या गाइड से भी इसके अलावा। और इनके फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हमने बना रखे हैं, कक्षा 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, प्रत्येक से 100 क्वेश्चन, फिर उनके कमांड क्वेश्चन। तो करीब 800 क्वेश्चन जो है वो 6 से 10 तक की इन किताबों से, और राजस्थान अध्ययन की किताबों से करीब 400 क्वेश्चन, तो 1200 क्वेश्चन। और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के हिंदी, मनोविज्ञान, तो करीब 3000 प्रश्नों का संग्रह है। टेस्ट सीरीज़ के कोर्स के रूप में आपको यस गुरु ऐप पर मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर लें, ट्राई करें, डिटेल पढ़ें, अच्छा लगे तो आप वो कोर्स जो है वो ले सकते हैं। तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा एक उपग्रह है, ग्रह है, पृथ्वी है, उसके जो चक्र लगाए, ग्रह के जो चक्र लगाए वो होता है उपग्रह है। सूर्य एक तारा है, सौर परिवार, उसमें पृथ्वी जैसे कई ग्रह है, 8 ग्रहों का समूह है अपना सौर परिवार का। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार वहाँ जल और वायु का अभाव है, यानी चंद्रमा पर न जल है न वायु है, इसलिए वहाँ जीवन की संभावना भी नहीं है। ग्रेविटी भी वहाँ कम है, 1/6 जो है यानी कम हो जाती है वहाँ, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है वायु और जल के अभाव में। हमारी पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं, यानी अपनी ज़मीन और चंद्रमा की ज़मीन में कुछ समानताएं हैं। चंद्रमा में रात्रि में जो आपको गड्ढे दिखते हैं वो गड्ढे ही है, जो काले काले धब्बे दिखते हैं ना, वो गड्ढे हैं, गहरी खाइयाँ हैं। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी करीब 3.5 लाख किलोमीटर के लगभग है। चंद्रमा की जो चांदनी पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 1 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी पर किरण पहुंचने में करीब 500 सेकंड लगते हैं। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है, यह आपको याद रखना है, 81 गुना बड़ी है। अब आता है चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ दे रखा ना सूर्य और चंद्रग्रहण, इसलिए चंद्रमा टॉपिक भी हम देख लेते हैं। चंद्रमा की कलाएं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही गोलाकार है। ये गोल क्यों बने, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक चुंबक का टुकड़ा लीजिए, कैसा भी गोल चौकोर मान लीजिए आपने लिया, उबड़ खाबड़ सा, उसको आप लोहे के बुरादे में डाल दीजिए, चारों ओर उसके लोहा चिपक जाएगा और वो गोल हो जाएगा। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से वस्तुएं इसके चिपक गई और ये गोल हो गई। दोनों ही सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चंद्रमा से अगर पृथ्वी को देखेंगे रात्रि में तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह चमकती हुई लगेगी। क्योंकि क्या होता है कि अंतरिक्ष में रात्रि में सूर्य हमें दिखता नहीं है, तो उसकी किरणें अंतरिक्ष में चली जाती है, यानी पृथ्वी के आधे हिस्से पर जो है वो सूर्य आता है, पीछे की तरफ रात्रि होती है। अब मान लीजिए हम रात्रि वाले हिस्से से चंद्रमा को देख रहे हैं, तो सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में चली गई, किसी पिंड से टकरा नहीं रही, तो वो हमें दिख नहीं रही। चंद्रमा से वो टकराती है तो परावर्तित होती है और हमें चंद्रमा की रोशनी प्राप्त होती है। तो इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे पर अंधेरा। क्योंकि जैसे ये गोल है तो आप देख सकते हैं कि इधर तो प्रकाश है
और पीछे की तरफ अंधेरा है, यानी आधे पे दिन आधी पृथ्वी पे रात्रि, और ये घूमती भी रहती है। ऐसे चंद्रमा है वो भी घूमता है। पृथ्वी तो एक चक्कर 24 घंटे में काट लेती है, मगर चंद्रमा को अपनी दूरी पर भी एक चक्कर काटने में बहुत धीमी गति से घूमता है, तो 27 से 29 दिन के करीब लगते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से चक्कर काटता है, तो उसमें भी जो है उसको 27 दिन लगते हैं, तो उसकी गति थोड़ी धीमी है। तो चंद्रमा से जो रोशनी आती है उसे हम चांदनी कहते हैं। देखो कक्षा 6 है ये, तो लेवल इसका बच्चों का रहेगा शुरुआती स्टेज पे। कुछ चीज़ें डीपली मिल सकती है, तो आधे घंटा आप पढ़ेंगे, कुछ मैं सामान्य बातें भी बताऊंगा। तो इस तरह से आपको अच्छा लगे तो आप पूरा वीडियो देखें। लाइक वाइक आप अपने आप करते ही, मैं बहुत कम ही कहता हूँ, क्योंकि आपको अच्छा लगता है लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसकी रिपोर्ट में मैंने देखा है 60% व्यूअर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, 40% ने कर रखा है। अपने 1 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं आप सबके सहयोग से, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लाल आ रहा ना सब्सक्राइब, तो उसको सलेटी कर दीजिए। तो चंद्रमा जब पूरी तरह से चमकता है तो उसे हम कहते हैं पूर्णिमा, और चंद्रमा जब दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं हम अमावस्या। अब आप ये देखिए किस तरह से होता है चंद्रमा, अमावस्या और पूर्णिमा। देखिए जैसे ये तो है पृथ्वी, आपको दिख रहा होगा, एक बार इसको मिटा देते हैं। ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये है सूर्य की किरणें, तो ये पृथ्वी के आधे हिस्से पर सूर्य की किरण पड़ रही है। एक बार में आधे हिस्से पे पड़ेगी, घूमेगी तो भी आधे पे पड़ेगी, ठीक है। और आधे पे क्या है, अंधेरा है इधर पीछे की साइड में, ठीक है। इसको हम थोड़ा गहरा कर देते हैं, ये है अंधेरा। ऐसे ही चंद्रमा जो है वो भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो सूर्य की किरणें अभी इस साइड पड़ रही है और इस साइड नहीं पड़ रही, इस साइड नहीं पड़ रही, ये साइड है अंधेरे वाली, तो हमारी हो गई अमावस्या। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर क्या है, अंधेरा है, चंद्रमा है ही नहीं। फिर जैसे चंद्रमा इधर जाएगा तो हमें थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा इसका ये हिस्सा, फिर थोड़ा और दिखेगा, आधा दिखेगा, फिर थोड़ा और दिखेगा, और फिर यहाँ पे हमें चंद्रमा पूरा दिखेगा, एक साइड का पूरा हिस्सा। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे पृथ्वी की तरह वो भी है गोल, तो हमें ऐसा लगेगा कि चंद्रमा जो है पूरा गोल है, ठीक है, एक प्लेट की तरह, थाली की तरह। तो ये पूर्णिमा को क्योंकि पूर्णिमा को जो है इसकी रोशनी पृथ्वी आड़े नहीं आ रही है सीधे सीधे, जब आड़े आती है तब तो ग्रहण हो जाता है, तो ये ऊपर की ओर रहता है, तो किरणें सीधी आती है, तो ये इस तरह से फिर धीरे धीरे वापस यह घटते 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 लुप्त हो जाता है। तो ये एक सिस्टम पूर्णिमा और अमावस्या का चलता रहता है। हम 30 त्यौहार में भी पढ़ते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को, याद होगा आपको। सबसे पहले क्या आता है, महीना शुरू होता है तो कृष्ण पक्ष, 15 दिन के बाद अमावस्या, फिर 15 दिन के बाद में पूर्णिमा, तो इस तरह से एक महीना माना जाता है। ये चंद्रमा का है, घटता उभार, घटता अर्धचंद्र, इस तरह से। तो ये इनको क्या बोलते हैं, चंद्रमा की कलाएं। तो अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, उसे अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता जाता है, ठीक है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक ये बढ़ता जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और हम ऐसे प्रश्नों को क्या मान लेते हैं, बहुत ही सरल मान लेते हैं, ठीक है, और हम गौर नहीं करते और हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं जल्दबाजी में। तो ध्यान रखें, गलत नहीं करना है सरल क्वेश्चनों को। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक ये बढ़ता जाएगा और पूर्णिमा को पूरा बढ़ जाएगा। तो चंद्रमा की जो घटती बढ़ती आकृतियां हैं उन्हीं को चंद्रकला कहते हैं। कईयों का नाम भी होता है ना चंद्रकला, आप में से किसी का है तो कमेंट करें। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष, शुक्ल यानी उजाले वाला पक्ष, और घटते वाले पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वहां पर वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में 29 दिन लगते हैं और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं, लगभग 27 दिन, ठीक है। तो ये आप याद रखें, चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाएगा चंद्रमा तो उसमें उसको लगेंगे 27 दिन, और खुद अपनी धुरी पर घूमेगा चंद्रमा तो उसको लगेंगे 29 दिन। तो अपने अक्ष पर घूमने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए क्या होता है कि पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं, किसी एक भाग को, इस चित्र को आप देखें, जैसे हम एक स्थान से, जैसे मान लीजिए भारत में अपन एक स्थान पर रह रहे हैं, वहाँ से हम चंद्रमा को देखेंगे तो हमें चंद्रमा का हमेशा एक साइड वाला हिस्सा ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाला हिस्सा देखने का मौका ही नहीं मिलता।
चंद्रमा घूम के वापस उसी स्थान पे आता है तो अपनी दूरी पर भी घूमकर उसी स्थान पे आ जाता है। समझ गए होंगे। क्षुद्र ग्रह आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। छोटे छोटे जो ग्रह है वो क्षुद्र ग्रह हैं। उल्का पिंड, जो मलबा है जो टूटे हुए आते हैं, उसको उल्का पिंड बोलते हैं। ये भी सिलेबस में नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसी पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से वहाँ चले जाएं, ज्वाइन कर लें, वहाँ मिल जाएगी। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे खगोलीय पिंड है, मंगल और बृहस्पति के बीच। पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष। पृथ्वी क्या है? जैसे ये आप ग्लोब देख रहे हैं, ठीक है। अब कई नादान विद्यार्थी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जानबूझ के कोई टेढ़ा हो गया, इसको जोड़ लगा के सीधा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई है। आप कहेंगे गोल है तो झुकी हुई का कैसे पता? किनारों से थोड़ी चपटी है तो पता लग जाता है ना। ऐसे किनारों से भी गोल एकदम गोल मटोल होती तो फिर पता नहीं चलता। किनारों से चपटी होने की वजह से ऐसा लगता है झुकी हुई है। और ये सारा सिस्टम कुदरत का सेट है। अगर ये झुकी हुई नहीं होती तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर हमेशा सभी जगहों पर एक जैसी पड़ती। जैसे मान लीजिए जहाँ गर्मी है वहाँ गर्मी रहती, सर्दी वहाँ सर्दी रहती। मगर झुकी होने के कारण और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से और अपनी दूरी पर घूमने की वजह से मौसम में परिवर्तन होता रहता है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, जिससे कि जीवन की अनुकूलताएं बनती है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक तरफ झुकी हुई है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और उसका जो कोण बनता है वो बनता है 66.5। अभी हम देखेंगे, इसको समझेंगे। तो आप ये जो है इसकी धुरी बोलते हैं, यानी जिसको कील पे ठहराया गया। हालांकि असली पृथ्वी जो है वो कोई कील पे ठहरी हुई नहीं है, वो अपने आप गतिशील है, इसलिए वो ठहरी हुई है। जैसे घूम भी रही है, सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। घूमने की स्पीड भी बहुत खतरनाक है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी रफ्तार की अभी तक कोई चीज़ पृथ्वी पर बनी नहीं है मानव के द्वारा, पर इसकी जो स्पीड है वो 1600 किलोमीटर है। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधी होने के बजाय हमें झुकी हुई नजर आती है। आप देखेंगे कि यह किस प्रकार झुकी हुई है तो आपको पता चलेगा कि यह ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो कि ग्लोब के भीतर से आर पार हो रही है। उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। इसी कील को हम अक्ष कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी अक्ष मतलब उसका एक बीचों बीच हमने अनुमान लगा लिया तो उसे अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो उस तरह से इसी अक्ष पर ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कई बार क्या है, जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर, तभी हमें सूर्य इधर जाता लगेगा। आप इसमें आप देखना, देखें, ठीक है। जैसे हम दौड़ते हैं या गाड़ी में जाते हैं तो हम जाते हैं इधर, तो पेड़ अपने को भागते दिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं इस दिशा में तो अपने को लगेगा पेड़ इधर भाग रहे हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी पश्चिम से और पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66 डिग्री, ये कैसे है कि जैसे देखिए ये जो है ये इसका अक्ष है, ठीक है। ये गहरी वाली लाइन जो है ना ये, ठीक है। और पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है, अपने अक्ष पर, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई। अगर सीधी होती, ये अगर ऐसे होती तो ऐसे ना हो के ऐसे है, तो कितनी झुकी हुई? 23.5 डिग्री, ठीक है। अब इसका 66.5 का क्या है, ये इसका परिक्रमण जो है, परिक्रमण कक्ष, उससे इसकी तुलना करें इस ध्रुव की, तो वो 66.5 डिग्री जो है वो इसका, ये आप गौर करें इस पर, परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनता है। जहाँ से ये घूम रही है वहाँ से इसका उत्तरी ध्रुव का कोण जो है वो बनता है 66.5 का, ठीक है। और वैसे 23.5 66.5 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है ना, हो गए, ठीक है। अब यहाँ इसको आप समझने का प्रयास करें कि क्या दे रखा है। परिक्रमण कक्ष तल से लंबवत, ये सीधी रेखा है जो कि काल्पनिक है। ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तिरछा क्यों हो गया? पृथ्वी खुद ही चपटी है इसलिए तिरछा अपने को लग रहा है। ये विषुवत रेखा है इसकी, ठीक है। अब आपको ये भी लग रही है कि तिरछी कैसे है,
पृथ्वी को तिरछी बांध के दिखाई गई है। जैसे इसमें भी आप देखेंगे ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ताकि एक ग्लोब वाली फीलिंग आ सके आपको। ये परिक्रमण कक्ष है इसका, ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र। दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक, ठीक है, ये ध्यान रखें आप, अंटार्कटिक। और एक यहाँ महासागर है, ठीक है, उसका भी इसे मिलता जुलता नाम है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अटलांटिक। प्रधानमंत्री जी के नाम से याद रख लेना, अटल जी के नाम से, अटलांटिक। तो तीनों नाम एक जैसे से हैं, ध्यान रखना इसमें। अब पृथ्वी का अक्ष और अक्षीय झुकाव, इस चित्र को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये तो मैंने ही बनाया है। अक्षांश, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है? तो अक्षांश का सीधा सा ट्रिक है, जो आडी रेखाएं हैं, ऐसे अक्षांश, ऐसे आडी। आडी मतलब ऐसे, जैसे ये पेन ऐसे आड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रेखाएं, और ये है खड़ी रेखाएं, तो ये है देशांतर, और आडी रेखाएं हैं वो है अक्षांश, ऐसे आडी, ऐसे अक्षांश। जैसे मान लीजिए यहाँ जो 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये सब आडी रेखाएं अक्षांश है। जो खड़ी रेखाएं हैं टाइम वाली, वो है देशांतर। ओके। तो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेताओं ने कुछ लेटी हुई यानी आडी और कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की है, हकीकत में नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि बांसवाड़ा में से कर्क रेखा गुजरती है, तो किसी विद्यार्थी ने पूछा कर्क रेखा का कलर कैसा है, मैं बांसवाड़ा में जाऊंगा तो क्या मुझे उसको उस रेखा के ऊपर से कूद के जाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, वो वहाँ रियल में नहीं है, ग्लोब में ही है। पृथ्वी को समझने के लिए कौन सा देश कहाँ है, क्योंकि ऐसे तो गोल है तो पहचान कैसे होगी, तो इसलिए कौन सा देश कहाँ है, क्या है, ये सब चीज़ें जानने के लिए भूगोलवेताओं ने इस पर अक्षांश देशांतर बनाए हैं, ताकि पहचान की जा सके कौन से देश की क्या स्थिति है। तो इन्हीं रेखाओं पर पृथ्वी आड़ी लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। जो बीच वाली है पृथ्वी को बीचों बीच, वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए वो इलाका क्या कहलाता है? गर्म रहता है। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इसको आपको दोबारा समझाएं नए तरीके से। जैसे देखो यहाँ अपन ले लेते हैं एक गोल शेप, ठीक है, ये पृथ्वी का है जैसे मान लीजिए, और अब इसमें जैसे मान लो आप शेप में लाइन, ठीक है, ये इसकी क्या है? ये इसकी बीच की रेखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला जो है वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, यानी गोले का आधा, ठीक है। ऊपर वाला ऊ हमेशा ऊपर होता है तो उत्तर, ठीक है, और दक्षिण इसके सामने। पश्चिम और पूर्व का कंफ्यूज मत होना, पप्पू याद रख लेना, पप्पू, ठीक है। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और ये 0 डिग्री रेखा, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके 23 डिग्री ऊपर जो रेखा है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, 23 डिग्री ऊपर वाली। ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो 23 डिग्री यहाँ से जो जा रही है उसे कर्क रेखा, 23 डिग्री नीचे वाली जो है वो है मकर रेखा। और इस प्रकार की कुल जो है ऊपर की ओर 90 रेखाएं और नीचे की ओर भी इस प्रकार की 90 रेखाएं, तो कुल 180 जो है वो रेखाएं इस पर खींची गई है। समझ गए बात को? विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आप बताइए एक सिंपल सा क्वेश्चन कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? आपका कमेंट 1 है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध। आपके कमेंट में आपने 2 टाइप किया है, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो आप बताइए क्या उत्तर होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति अक्षांश है, ठीक है। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं, 90 ऊपर 90 नीचे, ठीक है। तो ग्लोब में तो 90 90 180 मिलेंगे। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कर्क रेखा के आसपास जो समानांतर रेखा है ना वो। इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर मान लो, इसमें तो गोलाई का किधर से भी ले लो एक ही बात है। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर
अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। कैसे है? जैसे मान लीजिए ये जो बीच वाली रेखा है, तो ये तो सबसे लंबी रेखा है, इसके ऊपर वाली थोड़ी छोटी होगी, ऊपर वाली और छोटी होगी, ऊपर वाली और एकदम ऊपर वाली जो है ग्लोब वाली वो तो सबसे छोटी होगी ना। तो जैसे ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाएगी। अब क्वेश्चन में आ गया, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अक्षांश आड़ी रेखाओं को कहते हैं, एक बीच वाली 0 डिग्री है। फिर एक लाइन दे दी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अक्षांश की रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो आपने सोचा ऊपर जा रहे हैं बढ़ रही है, नहीं। ध्यान रखें, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप देखना, आपने कुछ वीडियोस देखना, जैसे आप ये यहाँ आई बटन पे डेमो वीडियो देख सकते हैं। तो इनसे क्या है, इस पर जो है यानी यहाँ आप किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इन किताबों से, वैसे हमारे एसपी सर की टीम ने यस गुरु ऐप पर अपलोड किए हैं। तो आप वहाँ देख सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर भी कुछ वीडियोज़ आपको मिलेंगे सैम्पल पेपर के रूप में। तो ये हो गई बात यहाँ पे। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तो बिंदु है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव है, ध्यान रखना। उत्तरी ध्रुव पे कितनी डिग्री है? 90। और दक्षिण पर भी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, 90 डिग्री पे सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे, उधर 90 डिग्री पे ऊपर पहुँच जाएंगे। अब है प्रमुख अक्षांश वृत्त। विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इसलिए आपका कमेंट 1 है, तो आपका जवाब सही है। और कर्क रेखा से आर्कटिक व्रत 66.5 उत्तर। कर्क रेखा से आर्कटिक व्रत जो है, कर्क रेखा खुद 23.5 पे है। अब कर्क रेखा से 66.5 और चलेंगे तो 66.30 अपन इसको मानते हैं, ध्यान रखना, और 23.30। ठीक है, तो ये 60 यानी 1 मिनट 1 घंटा 60 का होता है ना, इस तरह से 6 और 3 9, 6 2 8 1 9, ये हो गया ना 70 80 90 है ना। हाँ, तो 90 हो जाता है ना इसका। 6 2 8 1 9 99 100 हो रहा है, अच्छा है ना। हाँ, तो 66.5। तो इसमें मकर रेखा से अंटार्कटिक और 66.5 दक्षिण में। अच्छा, जैसे देखो यानी इसका जो कोणीय स्थिति है ना, जैसे ये 23.5 डिग्री पे, तो यहाँ से यहाँ पर कोणीय स्थिति का इसने बताया है के मध्य स्थित भूभाग को क्रमशः उत्तरी और दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध और आर्कटिक व्रत से दक्षिण ध्रुव तक को और आर्कटिक से शीत कटिबंध। इसको देखो आपको अलग तरीके से समझाते हैं। जैसे पुनः है अपन एक बना लेते हैं यहाँ पे गोला, ठीक है, और इसको एकदम बीचों बीच लगभग रखते हैं। ठीक है, और बीच वाली काली रेखाओं का आप मान लीजिए विषुवत रेखा। ठीक है, अब हम जैसे जैसे इसमें जाएंगे, अब आप ये मानिए कि ये जो है 23.5 डिग्री तक, ये तो है उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। क्यों होगा गर्म? क्योंकि बीच का हिस्सा है, सूर्य की किरण यहाँ सीधी पड़ेगी, साइड में तिरछी चली जाएगी। ठीक है, फिर पृथ्वी भी तो ऐसे जाती है, तो साल भर जाती है, तो 6 महीने उसके आधे हिस्से पे यहाँ किरणें पड़ेगी नहीं, इधर आधे पे नहीं पड़ेगी, तो यहाँ 6 महीने के दिन होंगे, तब 6 महीने की रात्रि होगी। जब यहाँ 6 महीने के दिन होंगे तब यहाँ रात्रि होगी। तो यहाँ बीच में तो हमेशा ही आती है हिस्से में, तो बीच वाला हिस्सा क्या है? उष्ण कटिबंध। और ध्रुव वाला जो हिस्सा है वहाँ पे क्या है? 6 महीने के दिन, 6 महीने रात्रि होने की वजह से बहुत ही ठंडा, इसलिए उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्लियर? अब जो बीच में रह गए उसके 2 हिस्से और बांटे जाते हैं। उष्ण के जो पास में है तो उसे कहेंगे उप उष्ण। ठीक है, 23.5 से 66 यह है उप उष्ण, और इधर वाला भी उप उष्ण। तो उष्ण के ठीक नीचे वाला उपोष्ण, यानी कुछ कम गर्म और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी, सर्दियों में ठंडा, गर्मियों में थोड़ा गर्म। अब इनके बीच में जो रह गया शीत और उपोष्ण के बीच में, उसको भी हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ये लो। ठीक है, ये जो बीच वाला रह गया ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये बीच वाला, ये ध्रुवों के पास और उपोष्ण के बीच, इसको क्या कहते हैं? शीत के पास है ना, तो इसको कहेंगे शीतोष्ण। तो शीत शीतोष्ण, फिर उष्ण, ये बीच वाला उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत, यानी ऊपर की ओर बढ़े हैं तो उष्ण, फिर उपोष्ण, फिर शीतोष्ण और फिर शीत। समझ गए? इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ताप कटिबंध इनको बोलते हैं। अब यहाँ देखो
ये रेखाएं 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक 90, 90, ये 66.5, ये 23.5, 66.5 का भी एक हिस्सा है ना, जिसके ऊपर वाला फिर ठंडा है, ठीक है, और ये गर्म, ये कुछ कम गर्म, इस प्रकार से। देशांतर एवं देशांतर और देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो देशांतर क्या है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। अब वृत्त में जो खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, आपको एक बार पुनः है गोला बना के आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आडी रेखाएं तो समझ ली, अब इस पर कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं। कुछ कितनी है खड़ी रेखाएं जो है वो है 360। जैसे यहाँ जो एकदम बीचों बीच है, पूरी बीचों बीच नहीं आई क्या, चलो थोड़ा सा आपका 1-2 सेकंड और लेते हैं, पूरी एकदम बीचों बीच इसके जो है वो अभी भी नहीं आई है ना, चलो थोड़ा पृथ्वी ऐसे भी तो है, तिरछी भी तो है, ठीक है। तो ये जो है इसको भी 0 डिग्री देशांतर नाम दिया गया है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, मेरिडियन रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके इधर वाले पूर्व है, इधर वाले पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। आप बताइए भारत 0 डिग्री के पूर्वी देशांतर में है या पश्चिम में। आपका उत्तर पूर्वी देशांतर है तो 1 कमेंट करें, आपका उत्तर पश्चिमी देशांतर है तो 2 कमेंट करें। ये जो ग्रीनविच रेखा है ये अब पृथ्वी के बीच में से तो कहीं से गुजार लो, मगर जो लोग पहले जिन्होंने भूगोलवेता ने गुजार ली कि मान ली तो उन वहीं से मान ली, तो इसको ब्रिटेन में से मान ली गई है, ब्रिटेन के ग्रीनविच में से। तो इसको ग्रीनविच रेखा ब्रिटेन में से जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा या टाइम निर्धारक रेखा पृथ्वी की, वो भी कहते हैं इसको। तो भारत किस में है, पूर्वी देशांतर में है, यानी भारत इसके इस साइड में है। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर यानी भारत लगभग यहाँ है। अब देखिए इसमें फिर 1 रेखा खींची, ठीक है, 2 खींची, 3 खींची, इस प्रकार से 4, तो इस प्रकार से 90, 180, यानी इसके पीछे तक 180, ऐसे इधर भी 1, 2, ऐसे करते करते इधर भी 100, पीछे तक 180। तो अब जैसे आप देखिए कि मान लीजिए कि आपको मानना ही है क्योंकि ओरिजिनली बता रहे हैं ना आपको। जैसे ये ब्रिटेन है और ये ब्रिटेन में से पोलैंड, ये ब्रिटेन, ये रही रेखा, ठीक है, ये 0 डिग्री। अब आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग रहा होगा कि इधर से जो रेखा जा रही है उसको 0 डिग्री नाम दे दिया। इसके पूर्व वाले पूर्वी देशांतर, पश्चिम वाले पश्चिमी देशांतर। अब ये रेखा यहाँ से गुजरते गुजरते इसको नीचे से ऐसे मानना पड़ेगा ना, पीछे से, तो ये 0 डिग्री, फिर 10, 20, 30 ऐसे करके ठीक 180 डिग्री। आपने गणित में ऐसे देखा ही होगा, 0 इसके इधर तक 90, फिर 180, फिर वापस घूमते घूमते 270, 360। तो इस 0 डिग्री के ठीक पीछे की तरफ जो रेखा है, जो इसी का हिस्सा मान सकते हैं, उसको 180 डिग्री रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, जो कि बेरिंग जल संधि के पास से जिग जैग थोड़ी सी उबड़ खाबड़ उसको ऐसे कर दी है। ये आपको अगर ग्लोब में दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इधर से जो रेखा गुजर रही है देश देश में, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री के ठीक पीछे वाली। तो ये भी आपके यहाँ नोट कर देते हैं, 180 डिग्री वाली रेखा क्या कहलाती है, तिथि रेखा। यानी इधर इसको जब क्रॉस करते हैं जहाज पानी वाले, तो व्यापारी वगैरह, तो उनको डेट आगे पीछे करनी पड़ती थी, नहीं तो गड़बड़ हो जाती थी, ठीक है, तिथि को आगे पीछे, इसलिए तिथि रेखा कहते हैं इसको। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री को कहते हैं। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। देशांतर की कुल संख्या 360 होती है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये इसके ऊपर डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी यहाँ खींचते, ये लाइन है, ये इसके ऊपर ऐसे 90 डिग्री, और अब ये लाइन ऐसे हो गई, यानी एक आडी लाइन है तो कितने डिग्री का कोण बन गया, इधर भी 90, तो 180 डिग्री हो गया ना। फिर इधर आ गए, इधर से इधर से इधर से, तो ये 270, फिर ये 90, तो 360। अब इसमें देखिए 0 डिग्री देशांतर को मानक या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के पश्चिमी स्थित 180 डिग्री देशांतर तक पश्चिमी देशांतर और पूर्व में 180 तक पूर्वी देशांतर कहे जाते हैं। तो ये देशांतर रेखाएं हैं, ये ग्रीनविच, फिर ऐसे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इनका भी जो चौड़ाई है वो भूमध्य रेखा पर तो ज़्यादा है और ध्रुवों पर कम है। उसमें भी अक्षांश में भी ऊपरी की ओर जाने पर इनकी लंबाई कम हो रही थी, यहाँ इनकी चौड़ाई कम हो रही है। खरबूजा होता है ना, उस तरह से आप मान लीजिए, ठीक है। और
इनके बीच की लगभग कितनी दूरी है? पृथ्वी को 360 रेखाओं में बांटा तो प्रत्येक के बीच में लगभग कितनी दूरी तय की गई होगी? 111 किलोमीटर। बहुत सिंपल है ना, देखो 1 1 1 111 किलोमीटर। तो 111 111 111 इस तरह से अगर हम इसको 111 को 360 से गुणा करेंगे तो पृथ्वी की जो परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर। बाहर का जो पूरा हिस्सा, जैसे मान लो उसके चारों तरफ एक धागा लपेटना हो, कितना चाहिएगा? 40,000 किलोमीटर। ठीक है, तो आपकी अगर बाइक या कार 40,000 किलोमीटर चल गई, मतलब आप धरती का एक चक्कर काट चुके हैं। तो ये अब सूर्य को एक अक्षांश एक देशांतर पार करने में 111 किलोमीटर वो घूमती है, तो लगभग 4 मिनट लगते हैं। 111 किलोमीटर में 4 मिनट लगते हैं, तो फिर 360 में कितने हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपन इसको देखेंगे आगे कि किस तरह से हम समय निकालते हैं। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। तो इस चीज़ को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यस गुरु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बने रहिए चैनल पे। प्ले लिस्ट में और भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। धन्यवाद।